गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंश्योरेंस के मीनिंग और फीचर्स की। तो मीनिंग समझने के बाद हमें अब इसका अंदाज़ा ये लगाना है कि किस तरीके से ये हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। तो हमारे बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इंश्योरेंस करवाते हैं। यहाँ आपको एक टेबल नज़र आ रही है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स को कई पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे इंडिविजुअल तौर पे हमारे कई पहलू होते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम इंश्योरेंस करवाते हैं, यानी कि हमारे ये मोटिव हो सकते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम फाइनेंशियल रिस्क से बचने के लिए, या और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का पार्ट्स होंगी, तो हम उसको भी देखेंगे। फिर है सोशल एस्पेक्ट्स, तो सामाजिक तौर पर कुछ पहलू हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इंश्योरेंस की ज़रूरत या पर्पस या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ से आपको लगेगा कि हाँ कुछ इसके सामाजिक पहलू भी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट है हमारा नेशनल एस्पेक्ट। नेशनल एस्पेक्ट्स का मतलब हम राष्ट्रीय पहलुओं की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स की। तो अगर आप अपने आप को उस जगह रख कर देखें तो आप सोचकर बता सकते हैं कि हम जो इंश्योरेंस है वो किस पर्पस से करवा रहे हैं। तो हमारा पहला जो पर्पस होता है वो सिक्योरिटी का होता है। सिक्योरिटी किस चीज़ से? फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, या इस तरीके से कोई नुकसान से आपको बचना है, या फिर कवरेज लेनी है। तो ऑब्वियसली तो बहुत सारे रिस्क हैं लाइफ में, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, जैसे डेथ का है, इलनेस है, डैमेज है प्रॉपर्टी का। तो इन सब से कवरेज लेने के लिए, यानी कि नुकसान हो गया उसकी भरपाई के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा हेल्प चाहिए। तो इंश्योरेंस हमारे लिए उस समय ये पहलू लेकर सामने खड़ा होता है। तो हम सिक्योरिटी के लिए ही सबसे पहले जो हमारा मेन मकसद होता है कि इंश्योरेंस हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है और हमें एडवर्स जो हमारी लाइफ में सरकमस्टांसेस आते हैं उस केस में हमें ये हेल्प देता है। फिर उसके अलावा दूसरी पॉइंट पे आ रही हूँ मैं, फोर्स्ड सेविंग। फोर्स्ड सेविंग का मतलब होता है कि ऐसी सेविंग, ऐसी बचत जो आपसे ज़बरदस्ती करवाई जाती है। हालांकि ये थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है कि क्या आप किसी को ज़बरदस्ती सेविंग के लिए मजबूर कर सकते हो। यहाँ पर ज़बरदस्ती का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उसकी जेब में से, उसके अकाउंट में से पैसे निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि उसको इंश्योरेंस के ज़रिए कुछ इस तरीके के बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं कि वो सेविंग करने के लिए मजबूर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टैक्स की बात करूँ, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है, या हमें जो है एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 80C, उसमें इस टैक्स को इस अमाउंट को हम शो कर सकते हैं और उसके ज़रिए हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि एक तरीके से जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट का भी सीन रहता है कि आप क्योंकि लाइफ ज़िंदगी है जो इंसान की, वो तो एक ना एक दिन ख़त्म होनी है। तो अगर हम इंश्योरेंस के ज़रिए कुछ पैसा सेव कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, राइट, तो उसमें क्या होता है, कुछ रिटर्न भी आते रहते हैं और वो पैसा हमारा एज इट इज़ हमें जो है कुछ टाइम के बाद मिल जाता है। तो वो एक तरीके से हमारी सेविंग है जो हमें आफ्टर सम टाइम जो है वो आपको मिल जाएंगी, और उससे आप अपना बाकी के खर्चे या जो भी एक लिमिट, एक टाइम के बाद और मान लीजिए घर पे अगर कोई सिंगल अर्निंग पर्सन है और वो इंश्योरेंस करवाता है तो उससे उसकी एब्सेंस में भी उसकी सेविंग, ये जो इंश्योरेंस करवाया ये एक तरीके से आपने सेव किया है वो पैसा, तो वो सेविंग जो है उनकी फैमिली को काम आती है। ठीक है। इसके अलावा मेंटल पीस की हम बात करें तो डेफिनेटली जब हमारी लाइफ में इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, इतनी अनिश्चितताएं हैं, तो उनसे हम डेफिनेटली पूरी तरह से छूट तो नहीं सकते। वो तो कभी ना कभी हमारे सामने आएंगी। ओके, तो उसके लिए एक हमारे दिमाग में जो हलचल रहेगी कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, या कभी कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए किसी पर्सन के साथ या इस तरीके से। तो उस केस में इंसान को अपनी काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो एक माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि यस, अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है, या अगर मकान की कोई प्रॉब्लम हो जाती है या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी और उससे मैं जो है नई प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, या मेरे बाद मेरी फैमिली को जो है एक सहारा मिल जाएगा। तो एक मेंटल पीस वाली पॉइंट भी हम देख सकते हैं। फिर बात आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रही हूँ।
आर्थिक जो है आप एक तरीके से आज़ादी एक मतलब आप डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज़ पे। तो यहाँ पे स्पेशली जिस घर में सिंगल अर्निंग लोग हैं वहाँ पर वो एक ही पर्सन के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। तो उस केस में इफ़ कोई भी अगर कोई भी इस तरीके से डेथ हो जाती है उस पर्सन की या कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। उनका उनका जो एक उनका जो गुजारा है ज़िंदगी का, उनका घर बार का जो निर्वाह है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में भी एक ज़रूरी है। और उस पर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एक पर्सन हैंडीकैप्ड है और फ्यूचर में उसको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो फिज़िकली अगर प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली साउंड होगा तो भी उसकी लाइफ जो है आराम से कट सकती है। तो इकोनॉमिकली एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग आपको इंश्योरेंस के ज़रिए आती है। क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें तो आजकल की डेट में अगर हमें लोन की ज़रूरत है और हमारे पास पैसा हमारे पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं है मॉर्टगेज करने के लिए या गिरवी रखने के लिए, तो हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रखकर भी लोन की फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा हमारे पास एक सोर्स है कि हम अपने बिज़नेस के लिए, हम अपने घर के लिए अगर हमें कोई क्रेडिट की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, तो वी कैन यूज़ आवर इंश्योरेंस पॉलिसी इन दैट केस। ओके, टैक्स एग्जम्पशन मैं बता ही चुकी हूँ कि आपको अंडर सेक्शन 80C में इंश्योरेंस की एग्जम्पशन मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका टैक्स भी बच जाता है। तो एक आपको डबल बेनिफिट हो जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉर्टगेज, तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर हमने एक प्रॉपर्टी है और हमने वो गिरवी रखी है और बाई चांस जो है उस प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज आ जाता है, तो ऑब्वियसली लोन देने वाला ये बात भी पहले इंश्योर करेगा कि जो प्रॉपर्टी वो गिरवी ले रहा है क्या वो इंश्योर्ड है, क्योंकि हो सकता है बाद में कभी किसी टाइम पे वो उस प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए या कुछ और नुकसान हो जाए। तो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्टगेज करके उसने लोन दे रखा है, अगर प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो लोन भी उसका डिस्प्यूट में जा सकता है। तो ऐसे केस में हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगह, ऐसी प्रॉपर्टी पर ही लोन दें जो ऑलरेडी इंश्योर्ड हो, ताकि उससे हमें लोन लेने में दिक्कत ना आए। क्योंकि लोन लेने के जब हम लेने जाएंगे तो हम ये बात चेक की जाएगी कि वो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है या नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखते हैं, इंश्योरेंस करवा कर हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है ऑब्वियसली। आजकल इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ एक उन अनसर्टेनिटीज़ से बचना नहीं है, बल्कि आजकल इन्वेस्टमेंट क्या पॉइंट भी हमारे दिमाग में रहता है। इंश्योरेंस का मतलब आप इन्वेस्टमेंट भी मान के चलिए। अब मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ तो लाइफ इंश्योरेंस तो इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि लाइफ ये वो पैसा है जो आपको आज नहीं तो कल हमें मिलना ही मिलना है, चाहे वो आपके जीते जी मिले या जाने के बाद। तो बाकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, तो वो तो नुकसान होने के बाद ही मिलता है। अगर आपका लॉस हो गया है तो ही आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन LIC है या और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आजकल मार्केट में आ रहे हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट का के तरीके से ट्रीट करते हैं इंश्योरेंस को, और वहाँ पर आपको एक प्रॉफिटेबल अमाउंट मिलता है, एक रिटर्न मिलता है बाकायदा उस पैसे पे। तो आप इसको एक इन्वेस्टमेंट भी मान लें तो कोई दो राहें नहीं इसमें है। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर नीड्स। अब फ्यूचर नीड्स की बात करें तो एक इंसान मान लीजिए जॉब कर रहा है और अब वो रिटायर होने वाला है। रिटायरमेंट के बाद उसकी सैलरी बंद हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि लोगों के पास पेंशन भी नहीं होती है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ और सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से उनको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे केस में अगर आपको फ्यूचर के लिए मैरिज है बच्चों की, या बच्चों की एजुकेशन है, और मान लीजिए जॉब नहीं रही या कुछ इस तरीके का सीन आ गया घर पे, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए अगर हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो हम अपनी फ्यूचर की इकोनॉमिक नीड्स को इसके ज़रिए पूरा कर सकते हैं। क्योंकि एक पैसा आपका धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, और बच्चे की शादी के समय, एजुकेशन के समय या हायर एजुकेशन के समय आपको वो पैसा मिल जाएगा जिसकी आपकी बहुत मदद हो जाएगी। तो ये थे इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। देखा जाए तो ऊपर के कुछ पॉइंट्स में आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी नज़र आ गए होंगे, जैसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, अपने आप में इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही है, या फ्यूचर नीड्स हैं, या मैं कह सकती हूँ टैक्स एग्जेम्पशन है। देखा जाए तो ये सारे इकोनॉमिक नीड्स में भी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में भी आ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार एक करके इनको देख लेते हैं। सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस लॉस। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं और आप बिज़नेस में तो आप देख सकते हैं बहुत सारे रिस्क होते हैं।
कभी भी लॉस हो जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, बिज़नेस डूब जाता है, नुकसान हो जाता है। तो उस लॉस, जिस तरह से एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने व्हीकल का इंश्योरेंस ले सकता है, तो बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस में लगी हुई संपत्ति का इंश्योरेंस करवा सकता है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा सकता है। तो ऑब्वियसली उसको भी तो ज़रूरत है ना उन रिस्क से अपने आप को बचाने की। तो एक तरीके से बिजनेस के लॉस की कंडीशन में आपको एक सेफ्टी प्रदान करता है इंश्योरेंस। फिर है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी का मतलब वही वाली बात है कि इसको मैं देखा जाए तो इकोनॉमिक की बजाय इंडिविजुअल में भी डाल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी डाल दिया है। उसका रीज़न ये भी है कि जब हमारा माइंड जो है पीसफुल रहता है, जब हमें ये टेंशन नहीं होती कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होने वाला है और कब हमारे साथ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। उससे हमारा पीस ऑफ माइंड रहेगा और हमारी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। रीज़न ये है कि हमें और कोई टेंशन नहीं होगी और हम उस अपनी एफिशिएंसी को अच्छी जगह लगा सकते हैं और अपना जो एक ये लगा लो कि हमारा जो एक काम करने का तरीका है वो बढ़िया हो जाता है। अगर मैं बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडिविजुअल है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली आपका वो आपके काम में नज़र आएगा, है कि नहीं बात। अब काम में नज़र आएगा तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, उसका फ़ायदा होगा। अब वो इकोनॉमिक तो डेफिनेटली इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चाहे वो बिज़नेस में हो या कहीं पे भी हो। नेक्स्ट है हमारा की मैन इंडेमनिफिकेशन। अब की मैन का मतलब है इम्पॉर्टेंट पर्सन। अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, उसने बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ काम पर रखा है। अब बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका हमारी बिज़नेस को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत बढ़िया और बड़ा रोल रहता है। ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कहीं कहीं अचानक किसी की डेथ हो जाए या कोई इलनेस आ जाए और उनको जो है हमें इंडेमनीफाई करना पड़ता है, उसकी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, या ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है बिज़नेस को, तो उनके लिए वो भी एक तरह से रिस्क ही है। अब उस रिस्क से बचने के लिए भी हम लोग जो क्या करते हैं, इस तरीके का इंश्योरेंस करवाते हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बिजनेसमैन या एक कंपनी है या एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक ग्रुप इंश्योरेंस ले लेता है जिसमें सारे स्टाफ का इंश्योरेंस सम्मिलित होता है। तो कभी भी किसी भी स्टाफ मेंबर को अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो जो इंश्योरेंस किया गया है उस इंश्योरेंस के पैसे से उसकी हेल्प की जा सकती है। उसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटी, जिस तरीके से एक इंडिविजुअल के बारे में आपने बात करी कि आपको लोन की ज़रूरत है, तो आप अपनी पॉलिसी को गिरवी रख कर प्लाच करके लोन ले सकते हैं। ये काम बिजनेसमैन भी कर सकता है। अगर बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर को इंश्योरेंस ले लेता है तो कल को उसको अगर लोन की ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, क्योंकि वो अपनी पॉलिसी को रख के गिरवी और अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा पैसा ले सकता है कहीं उधार। नेक्स्ट इज़ बिज़नेस पार्टनर फंडिंग। बिज़नेस पार्टनर फंडिंग में भी ये रहता है कि मान लीजिए पार्टनर्स हैं जो एक बिज़नेस कर रहे हैं, आप मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, अब रिटायर हो रहा है तो आपको उसको कुछ जो भी उसका बनेगा पैसा उसको देना होगा, है ना। या पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को देना होगा। अब ये पैसा अचानक कहाँ से आएगा? अचानक का मतलब देखो, डेथ का केस तो पता नहीं लगता ना कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, रिटायरमेंट का हमें पता होता है कि यस इतने टाइम पे जाने वाला है। और हाँ, कई बार पार्टनर खुद भी रिज़ाइन कर जाते हैं, रिज़ाइन इन द सेंस कि वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उस केस में हमें उनका हिसाब किताब पूरा करना पड़ता है, उनका जो भी लेना देना है हमें क्लियर करना पड़ता है। अब वो पैसा आपको अचानक देना पड़ जाएगा ना। अब अचानक जब भी कोई दिक्कत आती है तो ऑब्वियसली एक बार तो हम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, तो हमें ऐसी स्थिति क्यों लाएं, हम उसके लिए इंश्योरेंस करवा के क्यों ना रखें, ताकि हम आने वाले समय में ऐसे केस में पैसा एकदम इकट्ठा जो है वो अरेंज कर पाएँ। एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब वही स्टाफ के लोग जो होते हैं जो उनके कल्याण के लिए, जो हमारा एम्प्लॉयर है वो कई तरह का काम करता है। जैसे उनको सैलरी तो चलो दे ही रहा है, उसके अलावा उनका इंश्योरेंस करवा दिया, वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो सकता है, इलनेस के लिए हो सकता है, उनका लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है। तो ये इंश्योरेंस करवाने के पीछे मकसद उसका वही है कि वो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। और एक तरीके से देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी
है ये उसकी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इस तरीके का कोई ना कोई अरेंजमेंट करके रखे। उसके बाद आ रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में क्या होता है कि इन्फ्लेशन का मतलब जहाँ पर प्राइसेस जैसे बढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर रेट से ऊपर, तो गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस को एक इन्फ्लेशन कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करती है। वो कैसे कि क्योंकि इन्फ्लेशन कब होता है, जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, राइट। चीज़ों की वैल्यू कब बढ़ती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। अब डिमांड तब ज़्यादा होती है जब लोगों के हाथ पे पैसा है, तो ऑब्वियसली वो आनन फानन खर्च करने पर तैयार हो जाएंगे और उतना प्रोडक्शन होता नहीं है। तो उस केस में क्या किया जाता है कि सरकार कुछ इस तरीके की स्कीम्स निकालती है कि यस, अगर आप इंश्योरेंस करवाएंगे या अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो आप जो है इतना % इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से वो गवर्नमेंट जो है ये करती है कि लोगों की जेब में पैसा होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो वो ऑब्वियसली मार्केट की तरफ भागेंगे, तो और इस तरीके से डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और सप्लाई उतनी हो नहीं पाएगी, तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी अगर इसको वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये उनकी जेब से पैसा लेकर और उसको सही जगह लगाने का एक तरीका है। अब दोनों काम हो गए ना। अगर मान लीजिए आपको कह दिया कि इंश्योरेंस करवाइए तो आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिलेगा, तो टैक्स में बेनिफिट तो उस पर्सन को हो गया, और दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल हेल्प की बात करते हैं। फाइनेंशियल हेल्प भी है कि इंश्योरेंस जो हेल्प करता है कंपनीज़ को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, उनको लोन देने में। पब्लिक से जो इंश्योरेंस का पैसा आता है वो सारा कंपनी अपने पास कहाँ रखेगी, ऑब्वियसली नहीं रखेगी, है ना। कुछ पैसा वो रखकर, जिस तरीके से बैंक है, अब बैंक क्या करता है, बैंक आपसे पैसा लेता है, आप डिपॉजिट कराते हैं ना अपना पैसा बैंक में, और बैंक सारा पैसा फिर वो रेडी नहीं रखता है ना, उसमें से कुछ पैसा रखकर बाकी का पैसा आगे लोन पे दे देता है, जिससे बैंक को भी इनकम होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है उसके पास, कुछ इंटरेस्ट वो आपको दे देता है। तो इस तरीके से बैंक का काम चलता है ना, आपका भी बेनिफिट और बैंक का भी। तो यहाँ पे भी वही काम है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसा ले रही है और कुछ पैसा वो सेव रख रही है ताकि कभी भी किसी के को भी अगर फाइनेंशियल कवरेज देनी पड़े तो वो दे सके आराम से। और उसके बाद बाकी का पैसा वो कभी शेयर्स, डिवेंचर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लोन देने में लगाना प्रेफर करती है। इससे उसको डबल बेनिफिट होता है। ये थे हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। फिर आ रहे हैं सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, सामाजिक पहलू। अब समाज में बहुत सारी चीज़ों की इश्यूज़ रहते हैं। जैसे रोज़गार की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी जो है बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रही है। अब इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है कि बैंक मैनेजर हैं, एजेंट्स हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, क्लर्क्स हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। तो ऐसी कंपनीज़ या इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जो भी देश में प्रोस्पैरिटी है, इकोनॉमिकल प्रोस्पैरिटी है, उसको इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी है यानी जो एक समृद्धि है वो कैसे आ सकती है। ऑब्वियसली जब कोई भी चीज़ आइडल पड़ी रहेगी, बेकार पड़ी रहेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो उस बेकार पड़ी चीज़ को अगर सही जगह इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो डबल बेनिफिट देगी। तो यहाँ भी वही बात है कि पब्लिक का पैसा, पब्लिक जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो सही जगह लगाती हैं, जिससे बिज़नेस बड़े बड़े बिज़नेस हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, उनको एक्सपेंड करते हैं और उसमें रोज़गार भी मिलता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो इकोनॉमिकली जो है एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है ये। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ता है, इंश्योरेंस करवाएंगे। अब लोग अवेयर हैं कि इंश्योरेंस कराना चाहिए, कभी भी कोई इलनेस का सीन आता है तो वो फटाफट अपना इलाज करवा सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसों की कमी से इलाज नहीं करवा पाते। मेडिसिन नहीं इतनी महंगी है आजकल, हॉस्पिटल का खर्चा इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी जेब से रूटीन में वो उतना पैसा नहीं निकाल पाते, और बीमारी का तो कोई अता पता नहीं है कब कहाँ आके खड़ी हो जाए। तो ऐसे केस में अगर हमारा इंश्योरेंस होगा तो हम अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ पैसा सेव करते रहना चाहिए, और सेव करने का तरीका बैंक में पैसा डालना है, या कंपनीज़ के शेयर्स डिवेंचर्स खरीदने हैं, या आप इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेकर भी ये पैसा बचा सकते हो, ठीक है। फिर है सोशल सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक समाज को एक सिक्योरिटी का मतलब एक प्रोटेक्शन मिल गई है। आप सेफ हो,
आपकी पेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, आप इंश्योरेंस कंपनी की कोई पेंशन स्कीम में पैसे लगा दो, तो आपको हर महीने एक पर्टिकुलर टाइम तक पेंशन मिलती रहेगी। अब वो पेंशन ज़रूरी थोड़ी है कि आपको आपका एम्प्लॉयर ही दे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन होती ही नहीं है, जो नौकरी करते ही नहीं है, या जिनकी नौकरी की सेवा शर्तों में जो पेंशन है ही नहीं, है ना। जैसे 2006 के बाद जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन नहीं है, उससे पहले ही वाले लोगों की पेंशन थी। तो अब ऐसे लोग क्या करेंगे जब पेंशन नहीं आएगी, तो उनको ज़रूरत है ना ओल्ड एज में, तो ऑब्वियसली आपको अपना जो स्टैंडर्ड है वो तो मेंटेन करना है ना, जो बेसिक नीड्स हैं वो तो चाहिए आपको, ज़रूरतें पूरी करनी है आपको। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये कहीं ना कहीं इस कुछ ना कुछ तरीका आप आजमाएंगे तभी तो बात बन पाएगी ना। तो एक तरीके से लोगों को जो है एक इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ को अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, तो ये एक तरीका है उसके पास। सोशल, ये थोड़ा सा हमारा पेज ऐसा हो गया, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा यहीं से ही कोशिश करती हूँ। सोशल वेल्थ की बात करते हैं तो लॉस, देखिए अब दो चीज़ें हैं जिसका हमें लॉस आने का डर रहता है, एक लाइफ और एक प्रॉपर्टी। लाइफ का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आप पैसों से किसी की ज़िंदगी को बचा नहीं सकते, बेशक से टेम्परेरी मामला हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी जब चली जाती है तो वापस नहीं ला सकते। आपकी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी की लाइफ वापस नहीं ला सकती। हाँ, उसकी एब्सेंस में उसके घर वालों को, उसकी फैमिली मेम्बर्स को जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा, उस बर्डन को वो हेल्प कर सकते हैं उठाने में, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी का लॉस, ठीक है, प्रॉपर्टी का लॉस कवर हो सकता है इंश्योरेंस से, तो ये दोनों चीज़ें वेल्थ ही मानी जाएंगी ना एक सोसाइटी के लिए, है ना। तो ये भी इंश्योरेंस का काम है। नेक्स्ट इज़ लॉस रिडक्शन। यहाँ पर लॉस रिडक्शन का मतलब क्या है कि क्योंकि हमें पता है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो 1-2% या जिसको भी नुकसान होता है उस नुकसान को उन सारे लोगों में स्प्रेड कर दिया जाता है। तो एक आदमी का जो लॉस है वो बहुत सारे आदमी बेयर कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों को, है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया मैकेनिज़्म है, रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है ये, है ना। हम अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफ़र करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को बांट देती है एक तरीके से उन सारे लोगों में जो लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जिसका हमें आइडिया नहीं होता है इतना। लास्ट में आ रहा है नेशनल एस्पेक्ट्स। नेशनल एस्पेक्ट्स में आप फिर वही बातें पढ़ेंगे बार बार, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पूंजी का निर्माण। अब पूंजी कहाँ से आएगी, आदमी की जेब से पैसा निकालना उतना आसान नहीं है। आम आदमी किसी भी बिजनेसमैन को क्यों पैसा देगा उधार, है ना। तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि इनडायरेक्टली उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। अब इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, हम लोगों को इंश्योरेंस कराने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को जो प्रीमियम के तौर पर आता है, उस पैसे को बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज़ को लोन के तौर पर दे सकती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कौन है, एक आम आदमी जो घर में बैठा है, जिसको पता नहीं है कि उसके इंश्योरेंस के दिए गए पैसों से भी कई बिजनेस चल रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आप देश के इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो। फॉरेन एक्सचेंज की हम बात करें तो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप काफ़ी सालों से आप देख रहे हो, पहले तो देखो बहुत रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जैसे इंडियन जो गवर्नमेंट ने एक लिबरलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट अपनाया है, तो उसमें आप देखोगे कि हमारे इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांचेस बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं। अब वहाँ पे जो बिज़नेस किया जाता है तो उसका रिटर्न क्या है, वो इंडिया को ऑब्वियसली वापस आएगा, तो वो फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर आएगा। तो एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी ब्रांचेस दूसरे देशों में खोलने का मकसद यही है कि हम फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों से अर्न कर सकें। ये भी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, ग्रोथ जब हम बात करते हैं ना, तो ग्रोथ का मतलब होता है कि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कि क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट है उसको हम देखेंगे। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ क्वालिटी भी देखेंगे। बात सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, अब यहाँ क्वालिटी की भी है कि अगर आप एक देश में अगर एक पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो मैं ये बोलूँगी कि वो क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। लेकिन अगर साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, हेल्थ केयर बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कि यस, वो कंट्री डेवलप भी हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली आपको पैसों की ज़रूरत है।
इतना आसान नहीं है बिना पैसों के डेवलपमेंट करना। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आसान छोड़ो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है। सरकार को बहुत पैसा चाहिए होता है इन सारी चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है वो पैसा पब्लिक की जेब से निकालते हैं और उसका इस्तेमाल जो है देश के विकास के लिए किया जाता है, बड़े बड़े बिजनेस सेटअप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल सेविंग। नेशनल सेविंग में बात वही आ जाती है, फिर घुमा फिरा के वही बात कर रहा है कि जब एक आम आदमी के छोटी छोटी बचतों को जो है एक बड़ी जगह इन्वेस्ट किया जाता है, तो एक बचत करने का भी तो आपको इनकरेजमेंट मिला ना। अदरवाइज़ अब हमारे को अगर रिस्क ना होता तो शायद हम ये काम नहीं करते। ये तो एक वही वाली बात हो गई कि हमने अपने बचाव करने के लिए इनडायरेक्टली आपकी हेल्प कर दी, है ना। तो वही बात है कि जो डोमेस्टिक सेविंग है, डोमेस्टिक का मतलब एक आम आदमी की मैं बात कर रही हूँ, तो आपकी सैलरी में से आप जो थोड़ा बचाते हो, उस कैसे बचाने का मतलब दो तरीके से होता है। एक तो आप बचाकर घर पे रख लो और एक आप बचाकर कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें या फिर आप बैंक में पैसे जमा करा दें, वो भी सेविंग है। लेकिन वो जो आप सेविंग वहाँ बैंक में इंश्योरेंस पॉलिसी में के लिए देंगे, वो सेविंग आपकी मोबिलाइज होकर कहीं और जा रही है, कहीं और उसका यूज़ हो रहा है। घर पे अगर आप पैसे रख लेते हैं तो उसका कोई इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है ना, वो बढ़ तो नहीं रहा है और हमें तो बढ़ाना है। तो एक तरीके से ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, एक बेटर सोर्स है इंश्योरेंस के ज़रिए सेविंग्स को इंक्रीज़ करने का। नेक्स्ट इज़ मनी मार्केट डेवलपमेंट। मनी मार्केट डेवलपमेंट में भी वही बात आ गई है। मार्केट देखो, फाइनेंशियल मार्केट की मैं बात करूँ तो दो टाइप की है, एक हमारी कैपिटल मार्केट है और एक हमारी मनी मार्केट है, राइट। अब मनी मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं वो अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो इंश्योरेंस का पैसा ले रही है, वो जो सरप्लस उसके पास पैसा होगा वो कहीं ना कहीं आगे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के शेयर्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज़ में लगाएंगे। तो उस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। और मनी मार्केट का जो मोटिव है, क्योंकि मनी मार्केट का काम क्या है, डेवलप करना, है ना। डेवलप किस चीज़ को करना, तो ऑब्वियसली बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को, बिजनेसमैन को पैसों की ज़रूरत है। और पैसा वो कहाँ से लेंगे, या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो, और या फिर आप बैंक से लेंगे। तो अब ये पैसा कहाँ से लाते हैं, ये इस तरीके से ही पैसा अरेंज होता है। तो आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं हमारे इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपने ये देखा 4 एस्पेक्ट्स हमने क्लियर कर लिए, इंडिविजुअल, इकोनॉमिक, सोशल एंड नेशनल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।